नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेविक मेडिकल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। देखो, थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ग्रोसरी एनाटॉमी की बात करते हैं तो इनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। ये हमारी बॉडी में जो हमारे नेक पाई जाती है, जिसके एंटीरियर पार्ट में पाई जाती है, ठीक है, और लेरिंग्स के इंफीरियर लेरिंग्स के नीचे पाई जाती है, ठीक है। ये हमारे वर्टिब्रा होती है जो सर्वाइकल 5 नंबर और थोरेसिक 1 नंबर के बीच में पाई जाती है, ठीक है। देखिए, ये हमारे लेरिंग्स रह गए और इसके इंफीरियर पाई जाती है, ठीक है। ये फंक्शन एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये थायराइड ग्लैंड होगी। ठीक, बटरफ्लाई के रूप में, और ट्रेकिया के ऊपर एंटीरियर पार्ट में, ठीक। ये पोस्टीरियर व्यू देखा जाता है, जिसमें पैराथायरॉइड की संख्या भी 4 होती है, जो कि पीछे की तरफ होती है, ठीक है। अब इसके कलर के बारे में बात करते हैं तो थायराइड ग्लैंड ब्राउन रेड कलर की होती है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हाईली वेस्कुलर ग्लैंड होती है, मतलब ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा यहाँ पहुँचती है। ये 1 मिनट में 18 to 120 ml ब्लड को रिसीव करती है, ठीक है। इसकी वेट की बात करें तो ये 25 to 13 ग्राम की होती है थायराइड ग्लैंड। पार्ट्स की बात करें तो ये 2 पार्ट्स में पाई जाती है। दो पार्ट्स में, एक नंबर लोब्यूल्स और दूसरा नंबर स्टेमस, ठीक है। लोब्यूल्स में क्या होता है, 2 लोब्यूल्स पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड में, राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल, और लेफ्ट लेटरल। और स्टेमस की बात करें तो स्टेमस क्या करता है, इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करता है। राइट लोब लेटरल और लेटरल लोब को कनेक्शन का काम क्या कौन करता है, स्टेमस करता है, ठीक है। देखिए यहाँ से स्टेमस, राइट और लेफ्ट। इसकी शेप की बात करें तो हमने देखा है कि बटरफ्लाई शेप में होती है, एस शेप में भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर में क्या था, लोब्यूल्स का 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 है लेंथ, थिकनेस, विड्थ, और स्टेमस 1.2 और 1.2, ठीक है। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें थायराइड ग्लैंड की, तो इंटरनल स्टेज में क्या पाया जाता है कि थायराइड ग्लैंड राउंड शेप में प्रेजेंट होती है, जो कि जिसमें क्या होता है, फॉलिकल्स पाए जाते हैं, राउंड शेप में पाए जाते हैं। ये थायराइड ग्लैंड के स्ट्रक्चर में देखो ऐसे। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसको हम फॉलिकल्स लिक्विड भी बोलते हैं। इनमें लिक्विड भरा रहता है, जिसको हम, देखो फॉलिकल्स में लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड थायरोग्लोब्यूल, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायरोग्लोब्यूलिन, ठीक है। इनमें लिक्विड भरा था, उसको हम थायरोग्लोब्यूलिन बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड में 2 टाइप की सेल पाई जाती है, फॉलिकुलर सेल और दूसरी होती है पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल क्या होती है, ये इनर लाइकल फॉलिकल्स होती हैं, जो कि मोस्टली T3 और T4 को हार्मोन्स को रिलीज करती है ग्लोबुलिन में, ठीक है। ये हमारे T4 और T4 हार्मोन्स के स्टोर होते हैं थायराइड ग्लोबुलिन, जो हमारे थायराइड ग्लैंड के राउंड शेप में जो प्लेट पाया था उसको थायरोग्लोब्यूलिन बोलते हैं, उसमें ये स्टोर रहते हैं, ठीक है।
स्टोर होते हैं, ये मोस्टली एंडोक्राइन में यही हार्मोन स्टोर रहते हैं जो कि 100 डेज तक सप्लाई होते हैं। इतनी क्वांटिटी में ये स्टोर रहता है T3 और T4 हार्मोन, ठीक है। और पेरा फॉलिकल की बात करें तो ये आउटसाइड में होते हैं फॉलिकल्स के, और ये सी शेप के पाए जाते हैं, इन्हें सी भी बोलते हैं। ये क्या होता है, कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। और अब हम फंक्शन के बारे में बात करते हैं T4 और T3 हार्मोन्स की, फॉर्मेशन के बारे में, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें मोस्टली दो चीज़ों की जरूरत होती है, थायरोसिन और आयोडीन। आगे बात करेंगे थायरोसिन कैसे बनता है, आयोडीन हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, थायरोसिन और आयोडीन मिलकर मोनो आयोडोथायरोसिन बनाती है, MIT, ठीक है। और MIT और आयोडीन क्या बनाती है, डाई आयोडोथायरोसिन बनाती है, DIT। और DIT और MIT क्या बनाती है, थायरोनाइन बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, T3 हार्मोन भी बोलते हैं। T3 हार्मोन किससे बनता है, DIT और MIT से मिलकर। अब हम बात करते हैं DIT और DIT से मिलकर टेट्रा हाइड्रोथायरोनिन बोलते हैं, जिसे हम T4 भी बोलते हैं, जिसका नाम हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेशन होता है T3 और T4, ठीक। यहाँ देखो T3 बन रहा है और यहाँ T4 बन रहा है। मोस्टली बॉडी में हमारे T3 हार्मोन्स ही वर्क करता है। ये एक अल्टरनेटिव रूप में फॉर्मेशन होता है जो कि वापस से टूट कर ये T3 में कन्वर्ट होकर हार्मोन को वर्क करता है। अब हम फंक्शन की बात करें T3 और T4 के बारे में। देखिए, हम फंक्शन आराम से जितना मतलब समझ के फंक्शन के बारे में बात करेंगे, उसी के साथ हम डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड और हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड फंक्शन पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में फंक्शन के रूप में बात करते हैं तो ये बॉडी में बेसिक मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करवाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी हाई रहता है, ठीक है। ये हमारी बॉडी में RBC पर क्या इफेक्ट करता है कि ये स्टिमुलेट करता है इरिथ्रोपोइसिस को। और नॉर्मली हम RBC का दूसरा नाम क्या है, RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, ठीक है। इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, RBC। और इरिथ्रोपोइसिस किसे बोलते हैं, ये स्टिमुलेट करता है। इरिथ्रोपोइसिस होता क्या है, इसमें क्या होता है कि RBC का ओरिजिनिंग, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, पूरी RBC कितने दिनों में बन जाती है, 7 डे में, इरिथ्रोपोइसिस के द्वारा, ठीक है। ओरिजिनेट में इसको लगते हैं, ओरिजिनेट किससे होते हैं, स्टेम सेल से, स्टेम सेल। और डेवलपमेंट में 5 दिन लगते हैं और मैच्योरेशन में 2 डे। कुल मिला के RBC कितने दिन में तैयार होती है, 7 दिन में, ठीक है। इसमें हेल्प कराता है ये थायराइड हार्मोन। अब हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन मेटाबॉलिज्म क्या फंक्शन करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म क्या करता है, प्रोटीन को सिंथेसिस में इंक्रीज करता है, जिससे बॉडी की सेल डेवलप होती है। मोस्टली हमारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, जितने भी ऑर्गन सेल होते हैं, तो जितनी ज़्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उतना ज़्यादा ग्रोथ ज़्यादा होगी बॉडी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैट का मेटाबॉलिज्म के बारे में। इसमें क्या होता है कि फैट का ब्रेकडाउन ज़्यादा होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म होकर ये एनर्जी के रूप में यूटिलाइज हो जाती है, ठीक है। और इसका फैट का एक और भी है कि थायराइड हार्मोन क्या करते हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करवाते हैं। क्या करते हैं, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करवाते हैं, T3 और T4। ये दोनों हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करवाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ये हार्मोन कार्बोहाइड्रेट को
हाइपरग्लाइसीमिया करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कि जीआई सिस्टम से ग्लूकोज को एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करवा देता है और इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है। लाइसिस मतलब तोड़ना। ग्लाइकोजन हमारे स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज होती है। स्टोर फॉर्म में जितने भी ग्लूकोज उसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। ठीक है, स्टोर फॉर्म में ग्लूकोज को तोड़कर ये ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज होता है। और ग्लाइकोनियोजेनेसिस मतलब बनना ग्लूकोज का। फैट और प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को इंक्रीज होती है ब्लड में, उसी को हम ग्लाइकोजिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सीवीएस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम T3 और T4 क्या इफेक्ट करती है? इसमें क्या करती है कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन की रेट को। ठीक है, हार्मोन इंक्रीज रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, सो कार्डियक आउटपुट बिकम इंक्रीज। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी तो कार्डियक आउटपुट भी ज़्यादा होगा, जिससे ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, ये T3 और T4 रेस्पिरेटरी सिस्टम पर क्या इफेक्ट करती है? ये ऑक्सीजन की डिमांड को बॉडी में इंक्रीज करवाती है। इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पिरेशन और फुलफिल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की डिमांड को फुलफिल करती है रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा के। ठीक है, अब जीआईटी सिस्टम में देखते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये क्या करते हैं, ये हार्मोन क्या करता है, जीआईटी सिस्टम के सिक्रेशन और मूवमेंट को इंक्रीज करवाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट होता है कि ये चिल्ड्रन में क्या करता है, ब्रेन डेवलपमेंट करता है, लेकिन अडल्ट में ये अलर्ट एक्टिव करता है। ठीक है, कंसंट्रेशन की बात करते हैं हम, ध्यान वो बढ़ाता है। ठीक है, मसल स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये स्केलेटल मसल्स को नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और इफेक्ट ऑफ स्लीप में क्या करता है, ये T3 और T4 स्लीप को डिक्रीज करवाता है। ठीक है, और मेंटेन कर रहा है ब्रेन की एक्टिवनेस को, जो हमारे ब्रेन की एक्टिवनेस उसको इंक्रीज करवाता है और स्लीप को कम करवाता है। ठीक है, बॉडी वेट की बात करें तो बॉडी वेट ये हमेशा कम करवाता है। ठीक है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। और सेक्सुअल फंक्शन की बात करें तो ये T3 और T4 हार्मोन मोस्टली नेसेसरी होती हैं मेल और फीमेल में। अब हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड में हाइपोसिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में पहले बात करते हैं, जितने में अपने फंक्शन देखें, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन थे उनसे हाइपोसिक्रेशन में कम हो जाएंगे। ठीक है, अब T3 और T4 क्या करते हैं, इस कंडीशन में हार्मोन डिक्रीज होते हैं, डिक्रीज ऑफ हार्मोन T3 और T4 हाइपोसिक्रेशन में मोस्ट कॉमनली वुमेन एंड मेल में। ठीक है, इनकी नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो T3 हार्मोन क्या होता है, हमारे ब्लड में 18 to 213 mg/day होता है, मतलब 80 से 230। और सॉरी ये T4 है, T4 का होता है 5 to 20 mg/L होता है। और थायराइड स्टिमुलेंट हार्मोन 0.2 to 5.4 mg/ml होता है। ठीक है, ईटियोलॉजी की बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें होता है अगर थायराइड ग्लैंड में ट्रॉमा हो जाए, सप्रेसिव ट्यूमर हो जाए, या पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल दे, हाइपोफाइसेक्टोमी हो जाए, या थायराइडक्टोमी हो जाए, थायराइड ग्लैंड को निकाल दे, ठीक है, सर्जरी के द्वारा, या फिर आयोडीन की डिफिशियंसी हो, क्योंकि T3 को बनाने में मोस्टली थायरोसिन और आयोडीन मिलकर ही बनाते हैं। ठीक है, ये बेसिक कंपोजिशन होते हैं। थायरोसिन डिफिशियंसी किस वजह से होती है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए
इसमें क्या होता है, पेशेंट के फिनाइललेटिन जो होता है, इसे क्या कहते हैं, थायरोसिन को बनाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है कि कन्वर्ट करने के बीच में ये फिनाइललेटिनिन हाइड्रोक्सिन क्या करता है, इसको थायरोसिन में कन्वर्ट कराता है, फिनाइललेटिनिन को। ठीक है, अगर यही नहीं होगा तो थायरोसिन नहीं बन पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से थायरोसिन की डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ऑटोथायरॉयडाइटिस में क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में ऑटो इम्यूनिटी करती है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होती है, हमारी नॉर्मल इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये क्या होती है, ये हमारी बॉडी के ऑर्गन के विपरीत ही इम्यूनिटी बन जाती है, जो कि हमारी बॉडी के ऑर्गन को डैमेज करती है। ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी रिलीज करती है, फॉर्म करती है, जो कि फॉलिकल्स में होती है हमारी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड में, उन पे अटैक करके ये फॉलिकल्स को डैमेज करती है। ठीक है, अब हम टाइप्स के बारे में बात करें थायराइडिज्म के। टाइप्स में क्या होता है, बायोकेमिकल टाइप होती है, जो कि ब्लड के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होती है। प्राइमरी थायराइडिज्म में होता है, हाइपोथायराइडिज्म में होता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड की डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, T3 और T4 हार्मोन रिलीज नहीं होते। ठीक है, ब्लड में इनका अमाउंट डिक्रीज होती है, किसकी, T3 और T4 की, और इसके विपरीत थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन की TSH ब्लड में इंक्रीज मिलेगा। इसका रीज़न है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि ब्लड में अगर हार्मोन्स कम होंगे तो फीडबैक के रूप में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेंगी, ब्लड में हार्मोन को इंक्रीज करवाएगी। उसी को हम पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। और नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा कि ब्लड में हार्मोन इंक्रीज होंगे। ठीक है, हार्मोन के अमाउंट अगर इंक्रीज होकर फीडबैक के रूप में हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन को डिक्रीज करवाएंगे। ठीक है, इसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। इसमें क्या है, T3 और T4 कम है ब्लड में, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पॉजिटिव फीडबैक के द्वारा TSH हार्मोन इंक्रीज करवा के हार्मोन को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, T3 डिक्रीज, T4 इंक्रीज। प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म में होगा, और सेकेंडरी की बात करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या होगा, ये TSH हार्मोन को, इसमें TSH हार्मोन रिलीज कम होगा, डिक्रीज अमाउंट TSH, थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन। अगर ये थायराइड स्टिमुलेट नहीं करेगी तो T3 और T4 भी नहीं बनेंगे। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी भी अगर हार्मोन को रिलीज नहीं करेगी तो थायराइड ग्लैंड भी हार्मोन को सिक्रेशन नहीं कर पाएगी। इस कंडीशन में होगा T3 और T4 भी डिक्रीज होंगे और TSH भी डिक्रीज होंगे। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल टाइप्स के बारे में। इसमें भी दो टाइप होती है क्लिनिकल टाइप्स में, क्रिटिनिज्म और मैक्सोइडिमा बोलते हैं। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, ये बच्चे में होता है, मैक्सोइडिमा एडल्ट में होता है। इसमें क्या होता है कि क्रिटिनिज्म में चिल्ड्रन में क्या होता है, T3 और T4 की डिफिशियंसी होती है। हाइपोथायराइडिज्म की बात करते हैं तो जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। ठीक है, और मैक्सोइडिमा में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, T3 और T4 में कम होता है, लेकिन ये एडल्ट में होती है। इसमें मोस्ट कॉमनली फेस में इडिमा पाया जाता है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट फाइंडिंग के बारे में हाइपोथायराइडिज्म में। देखिए, हमने फंक्शन की बात करी थायराइड ग्लैंड के फंक्शन की बात की, तो अगर हमने अच्छी तरीके से फंक्शन को मतलब ध्यान से पढ़ा है तो हम इसके असेसमेंट फाइंडिंग के बारे में आराम से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसमें फंक्शन में क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होगी। ठीक है, इसमें कोल्ड टॉलरेंस ज़्यादा होगी। ठीक है, कोल्ड टॉलरेंस मतलब शरीर ठंडा रहेगा। ठीक है, एनीमिया, क्योंकि सिंथेसिस क्या कौन करती है, आरबीसी को थायराइड ग्लैंड ही सिंथेसिस करती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो सिंथेसिस कम करेगा, तो इसकी वजह से एनीमिया होगा। ठीक है, ड्राई ड्राई हेयर्स का ऐसा है कि इन मोस्टली प्रोटीन इनको बनाती है। प्रोटीन अगर हाइपोथायराइडिज्म होगा तो फंक्शन कम होंगे, प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसके कारण ड्राई स्किन और ड्राई
हेयर होंगे, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस किस कारण होगा? देखो, थायराइड ग्लैंड क्या करती है, T3 और T4 क्या करते हैं, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करवाते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करते हैं, डिक्रीज करवाते हैं, डिक्रीज करवाएंगे। और इसमें क्या है, हाइपोथायराइडिज्म है। हाइपोथायराइडिज्म होगा तो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज नहीं करा पाएंगे, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारी वेसल्स के अंदर मतलब जम जाएंगे। इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और चांसेस होंगे हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म होगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम होगा, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया होगा क्योंकि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है और फोर्स और रेट और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करवाता है, जिसके कारण हार्ट रेट बढ़ती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। अब हाइपर टेंशन की बात करते हैं। देखिए, वैसे तो ब्रेडिकार्डिया देगा तो हाइपोटेंशन होना है, लेकिन इसकी वजह से ये होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। तो देखिए, ये आर्टरी ये नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल है। अब नॉर्मल इसके लिए क्योंकि यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो यहाँ क्या होगा, ब्लड वेसल्स पिचक जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड को हाइपरटेंशन होगा, क्योंकि जगह कम मिलेगी तो प्रेशर ज़्यादा आएगा। एक तो बड़ा पाइप और एक छोटा पाइप में अंतर होता है, प्रेशर किस में रहेगा ज़्यादा, छोटे पाइप में, ठीक है। ब्रेड डीप नहीं होगा क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए होगा क्योंकि जीआई सिस्टम में क्या करता है, जीआई सिस्टम क्या है, थायराइड ग्लैंड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाता है और सीक्रेशन को बढ़ाता है। अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होंगे तो इंटेस्टाइन में तो कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। और मेंटल रिटार्डेशन होगा चिल्ड्रन में, लिथार्जी होगी पेशेंट में, मतलब थकावट फटीग होगी, मसल्स वीकनेस होगी, हाइपरसोमनिया होगा। नॉर्मल फंक्शन में पेशेंट को क्या होती है, स्लीपिंग कम होती है। लेकिन यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपो है, तो पेशेंट को नींद ज़्यादा आएगी, वेट गेन होगा, क्योंकि ये बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कम करवाता है, जिसकी वजह से वेट ज़्यादा होगा। और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होगी फीमेल्स में, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होगा मेल में, फेशियल एडिमा होगा, क्योंकि बीएमआर डिक्रीज होगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम होगी, तो पेशेंट में जितना भी वेट ज़्यादा होगा। और मोस्ट कॉमनली फैट का डिपॉजिट फेस में होता है, इसलिए फेस एडिमा होगा। गोइटर होता है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। ये मोस्ट कॉमनली प्राइमरी केसेस में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड इनलार्जमेंट हो जाती है, इसको हम गोइटर बोलते हैं। अब मैनेजमेंट की बात करते हैं। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे, इसके साथ में मोस्टली एक ड्रग देंगे जिसका नाम है लीवोथायरोक्सिन। लीवोथायरोक्सिन क्या करते हैं, हाइपोथायराइडिज्म देते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली ब्रेकफास्ट से पहले देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट में पहले देते हैं थायरोक्सिन, मतलब हम बोलते हैं खाली पेट। और इसमें मोस्ट कॉमनली हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के समय हम टेकिकार्डिया एंड हाइपरथर्मिया की असिस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ड्रग की क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो गई तो ये हाइपर सिक्रेशन ये हाइपरथायराइडिज्म के वर्क करने लग जाएंगे, जिसके कारण ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, रेट और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, इसलिए हम टेकिकार्डिया ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। अब मिक्सोएडिमा कोमा की बात करते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ये मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी। इसमें क्या होता है कि T3 और T4 हार्मोन सडनली सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है, मतलब एकदम से इनकी कमी हो जाती है, ठीक है। ये तो मिक्स्ड डोज की वजह से हो जाता है। इसमें असेसमेंट फाइंडिंग देखते हैं कि ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, ठीक है। अगर T3 और T4 की मात्रा कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया होगी, क्योंकि इसके फंक्शन में अपने पढ़ा था कि ये हार्ट रेट को रेगुलेट करती है। और हाइपोथायराइडिज्म या मिक्सोएडिमा होगा तो ये ब्रेडिकार्डिया करेगा, बेडी अपने यहाँ करेगा, बीपी कम होगी, ग्लूकोज का लेवल कम होगा, बॉडी का टेम्परेचर कम होगा,
पेशेंट शॉक में जा सकता है, हाइपोनेट्रीमिया होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, कोमा भी जा सकता है। ठीक है, अब इसके लिए हम मेंटेनेंस एयरवे करेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा कि एपनिया, ब्रेडी एपनिया भी होगा। ठीक है, मतलब ब्रीथिंग 12 ब्रीथ पर मिनट से कम होगी। ठीक है, इसलिए मैं पेशेंट के एयरवे को भी मेंटेन करेंगे और आईवी थेरेपी देंगे, और इसके साथ में लेवोथायरोक्सिन की डोज भी देंगे। ठीक है, कि ये सडनली T3 और T4 के लेवल कम हो जाता है, इसलिए लेवोथायरोक्सिन क्या करता है कि इनके लेवल्स को T3 T4 को हार्मोन को थेरेपी लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट में सिक्रेशन होगा T3 और T4 हार्मोन्स का। ठीक है, इटियोलॉजी की बात करते हैं तो एडिनोमा ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनोमा होगा तो TSH हार्मोन इंक्रीज होगा, TSH हार्मोन इंक्रीज होगा तो T3 और T4 को भी इंक्रीज करवाएगा थायराइड ग्लैंड के द्वारा। ठीक है, या फिर एडिनोमा हो जाए थायराइड ग्लैंड में, T3 और T4 इंक्रीज होगा बट TSH हार्मोन डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के बारे में आपने पहले पढ़ा है। हम बात करते हैं ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में। ये भी एक एंटी इम्यूनिटी डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, ऑटो एंटीबॉडी फॉर्म होती है जो कि TSH हार्मोन के रूप में कार्य करती है, जो बाइंड हो जाती है TSH हार्मोन के रिसेप्टर पर। थायराइड स्टिमुलेटर हार्मोन के रिसेप्टर पर बाइंड हो जाती है और बार बार स्टिमुलेट करती है किसको, थायराइड ग्लैंड को, जो कि T3 T4 को हार्मोन को एक्सेसिव अमाउंट में हार्मोन को रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से TSH हार्मोन डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक के द्वारा, और T3 एंड T4 हार्मोन इंक्रीज होता है। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज को एक सिंपल वे में समझे तो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। यह क्या करती है कि इसमें क्या होता है, ये एंटीबायोटिक होती है जो TSH हार्मोन के समांतरी ये बनती है, जो कि TSH हार्मोन के रिसेप्टर पर जाके अटैच हो जाती है और बार बार एक्टिवेट करती है थायराइड ग्लैंड को कि एक्सेसिव अमाउंट में T3 और T4 को रिलीज करो। ठीक है, लेकिन ये TSH हार्मोन नहीं होता, लेकिन इसकी तरह दिखने वाला ही हार्मोन होता है जो कि स्टिमुलेट करता रहता है। इसकी वजह से ये हमारे हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी TSH हार्मोन को डिक्रीज करवाता है, क्योंकि ब्लड में ऑलरेडी T3 या T4 हार्मोन का एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है। इसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक के द्वारा TSH हार्मोन डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, BMR इंक्रीज हो जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म में, मतलब हीट इंटॉलरेंस हो जाती है, जिसमें हाइपरथर्मिया होता है। ठीक है, पॉलीसिंथेमिया होता है। पॉलीसिंथेमिया किसे, इंक्रीज RBC, क्योंकि ये सिंथेसिस करवाता है। और स्मूथ स्किन, सल्की हेयर होता है प्रोटीन की वजह से। हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। टेकिकार्डिया, ये भी हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन रेट और कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करवाता है। ठीक है, हाइपरटेंशन होगा क्योंकि टेकिकार्डिया हो रहा है, हार्ट बार बार पंप जल्दी जल्दी पंप करेगा तो हाइपरटेंशन होगा। पेशेंट को डायरिया होगा। डायरिया इस वजह से क्योंकि GI सिस्टम के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करवाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। टेकिपनिया होगा, रेट और डेप्थ को बढ़ा देता है लंग्स के। ठीक है, इरिटेबिलिटी होगी, मूड स्विंग होगा, मेमोरी डिस्टर्बेंस होगी, ट्रिमर आने लग जाएंगे, इंसोम्निया हो जाएगा, मतलब पेशेंट को नींद नहीं आएगी, डिक्रीज स्लीप होगी। ठीक है, वेट लॉस का, क्योंकि बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट भी इंक्रीज हो जाती है और मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज पाई जाएगी, सेक्सुअल डिसफंक्शन पाएंगे, और मोस्ट कॉमनली एक्सोथेलिया, ये एक मोस्ट कॉमनली सिम्टम्स है। ठीक है, एक्सोथेलिया में क्या होता है, एक्सोथेलिया क्या होता है कि प्रोट्रूशन ऑफ द आई वॉल, मतलब प्रोट्रूशन ऑफ द आई वॉल मतलब आंखों का बाहर निकल जाना। इसका हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन क्या करता है, फैट का यूटिलाइजेशन करता है। ठीक है, तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो मोस्ट कॉमनली आई की वाल होती है, उसकी चारों में जितनी भी फैट वगैरह होगी उनका यूटिलाइजेशन जल्दी होगा,
जिसकी वजह से आंखें बड़ी और बाहर निकली होगी। देखिए, इसको हम एक्सोथेलिया बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है, ठीक है। गोइटर भी होगा। मैनेजमेंट की बात करते हैं। मेडिकल मेडिसिन क्या करें, एंटी थायराइड मेडिसिन देंगे। एंटी थायराइड मेडिसिन को हम बोलते हैं PTU। इसमें कहता है PTU प्रोपाइथाइरोसिल, जिसको हम PTU बोलते हैं, और मेथिओनिडाजोल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, PTU क्या करती है, ये ब्रेकफास्ट के बाद में देते हैं, क्योंकि ये गैस्ट्रिक इरिटेबिलिटी को बनाती है, ठीक है। जिसकी वजह से हम खाली पेट मतलब एम्प्टी स्टोमच में नहीं देते, ठीक है। PTU क्या करती है, ल्यूकेमिया करती है, और WBC काउंट को कम कराती है, जिसकी वजह से हम WBC काउंट को चेक करते हैं, ठीक है। बार बार मॉनिटरिंग करते हैं। और PTU की टॉक्सिसिटी होता है तो ब्रेडिकार्डिया हाइपोथायराइडिज्म होती है, क्योंकि ये T384 हार्मोन को कम करवाती है, इसीलिए इसके ब्रेडिकार्डिया मेंटेन करते हैं, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, थायरॉइडक्टोमी करते हैं, हाइपोफाइसेक्टोमी करते हैं, थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं सर्जिकल मेथड के द्वारा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को भी सर्जरी के द्वारा रिमूव करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की बात करते हैं, थायरॉइडक्टोमी के बाद में मतलब सर्जरी कर देते हैं थायराइड की, बाद में हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें मोस्ट कॉमनली हम पेशेंट के एयरवे को मेंटेन करते हैं, और इसी के साथ में ट्रेक्योस्टोमी का सेट पेशेंट के बेड साइड में होना चाहिए, क्योंकि बार बार पेशेंट के एयरवे में कोई दिक्कत हो तो इंसिजन के द्वारा ट्रेक्योस्टोमी कर देते हैं, ठीक है। सेमी पाउडर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं पोजीशन, और मोस्ट कॉमनली सर्जिकल वुंड को बार बार असेस करते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक की तरफ मतलब गर्दन के पीछे की तरफ हम ब्लड एक्यूमुलेशन उसको हम बार बार असेस करते हैं, क्योंकि इजीली विजुअलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। और इसी के साथ में मॉनिटरिंग करते हैं हाइपोकैल्सीमी इसलिए करते हैं कि क्योंकि पेरा फॉलिकल्स जो सेल होती है वो कैल्शियम को मेंटेन करती है, तो अगर हमारी बॉडी में हाइपोकैल्शियम होगा तो टिंटेन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर और इसके साथ में हमारे थायराइड ग्लैंड के 4 पैराथायराइड ग्लैंड भी होती हैं, उनको भी हम देखते हैं, जो कि एक्सीडेंट के तौर में थायराइडक्टोमी के समय रिमूवल हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मॉनिटरिंग करेंगे वॉइस प्रोडक्शन के दौरान, क्योंकि रिसेंटली ये लेरिंजियल नर्व को डैमेज करते हैं थायराइडक्टोमी करते समय, ठीक है। इसको हम एफोनिया बोलते हैं। एफोनिया क्या बोलता है कि इसमें क्या होता है कि लेरिंग्स होते हैं हमारे, लेरिंग्स डैमेज हो जाए, डैमेज द लेरिंग्स, इसको हम एफोनिया बोलते हैं। और एक टर्म और होती है एफेसिया। एफेसिया में क्या होता है, इसी में भी हमारे स्पीच में मतलब बोलने वॉइस प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें ये हेड इंजरी के समय होती है, हेड इंजरी। इसमें सेरिब्रल स्पीच सेंटर अगर एक्सीडेंट के समय डैमेज हो जाए तो इसकी वजह से हमें एफेसिया होता है। एफेनिया डैमेज हो जाए अगर लेरेंस हो जाए, जिसकी वजह से एफेसिया और एफोनिया में डिफरेंस इतना है कि इसमें तो लेरिंग्स डैमेज हो गए, इसमें हेड इंजरी के समय एक्सीडेंट के समय सेरिब्रल स्पीच सेंटर डैमेज होगा, इसकी वजह से एफेसिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं थायराइड स्ट्रोम बोलते हैं हम तूफान, मतलब सडनली अगर सीवियर T384 हार्मोन का इनक्रीज हो जाए, ये भी एक लाइफ थ्रेटनिंग और मेडिकल इमरजेंसी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि थायराइड के जो इसमें क्या होता है फॉलिकल सेल होती है जो कि 100 दिन तक जो सप्लाई T384 होती है उसको स्टोर करके रखती है। अगर बाई चांस हमारी थायराइडक्टोमी करते हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं, उस समय अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए जो फॉलिकल सेल होती है, जिससे मतलब एक्सेसिव अमाउंट में T384 रिलीज हो जाए, इसी की वजह से स्ट्रोम आता है, जिसकी वजह से
असेसमेंट फाइंडिंग की बात करते हैं हम, टेकिकार्डिया होता है, पाल्पिटेशन होता है, डिसरिथमिया होता है, रिथम सेम नहीं होती, ठीक है। हाइपरटेंशन क्राइसिस होता है, सीवियर हाइपरटेंशन हो जाए, ट्रेकिपनिया हो जाए, ब्रीथिंग एक्सेसिव अमाउंट 20 पर मिनट से ज़्यादा हो जाए, बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाए, ट्रिमर्स हो जाए, सीजर आने लग जाए पेशेंट को, नोजिया, वोमिट, डिलीरिया और कोमा हो जाए, ठीक है। इसके लिए हम मेंटेनेंस करते हैं पेशेंट के एयरवे को और प्रिवेंट करते हैं एस्पायरेशन, और इसमें बीटा ब्लॉकर को यूज़ करते हैं, प्रोप्रेनालोल। जितने भी तरह की लोल है वो बीटा ब्लॉकर होती है क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होती है, ठीक है। और एंटी थायराइड मेडिसिन की बात करते हैं, इसमें हम PTU देते हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं गोइटर। गोइटर क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, मतलब एक्सेसिव अमाउंट में थायराइड ग्लैंड होती है नेक के पास में, वो इनलार्जमेंट हो रहा है। उसकी स्ट्रक्चर देखो ऐसी हो गई, ये हमारी नेक हो गई, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ठीक है। गार्वा डिजीज के बाद हम अपने हाइपरथायराइडिज्म में बात की थी, इसकी वजह से बार बार स्टिमुलेट करेंगे, इसकी वजह से गोइटर हो सकता है। एडिनोमा की वजह से हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है? ये प्राइमरी केसेस में होता है क्योंकि TSH हार्मोन इंक्रीज होता है और बार बार थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट होता है। आयोडीन डिफिशिएंसी ऐसा होता है कि बार बार आयोडीन की डिफिशिएंसी होगी, लेकिन TSH हार्मोन बार बार थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेंगे कि 83 84 हार्मोन को रिलीज करो, बल्कि बेसिक कंपोजिशन भी नहीं है हमारी बॉडी में, जैसे आयोडीन की डिफिशिएंसी हो, इस वजह से थायराइड ग्लैंड T3 84 हार्मोन को रिलीज नहीं कर पाती। और अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करते हैं गोइटर और जेनिस जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, कैरोट, गाजर हो गई, कैबेज हो गई, इसकी वजह से। और टाइप्स की बात करें तो टॉक्सिक गोइटर और नॉन टॉक्सिक। टॉक्सिक में क्या होता है कि ये टॉक्सिक में हाइपरथायराइडिज्म होता है, जिसमें गार्वेज डिजीज और एडिनोमा होता है। और नॉन टॉक्सिक में क्या होगा कि इसमें 2 टाइप है, एंडोजेनिक गोइटर और आइडियोजेनिक। आइडियो मतलब जिसके अननोन कॉज हो, आइडियो मोस्ट कॉमनली हिली एरिया वाले पर्सन में पाए जाते हैं एंडोजेनिक गोइटर्स। और मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो हम आयोडीन की डिफिशिएंसी हम आयोडीन की थेरेपी देंगे और रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देंगे, जिसमें क्या होता है कि आयोडीन मोस्ट कॉमनली सर्जरी के द्वारा ये आयोडीन 125 और 131 को यूज़ करते हैं। और इन केसेस में क्या होता है, ट्यूमर अगर और ज़्यादा हो तो इसमें इलाजमेंट थायरॉइडक्टोमी को रिलीज़ करते हैं, थायरॉइडक्टोमी को परफॉर्म करते हैं, जिस सर्जरी के द्वारा थायराइड को निकाल देते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त करते हैं। जय हिंद।